हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं और जिसमें से जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा, जैसे ट्रायंगल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है हमारा सर्कल और ये सर्कल हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितने भी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर जो सर्कल है, इस सर्कल के बारे में अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे कि सर्कल होता क्या है, उससे रिलेटेड फिर हम करेंगे इसमें थ्योरम्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊं। देखिए ये मेरा एक सर्कल है, क्लियर। अब देखिए ये सर्कल जो है, तो ये सर्कल के बीच में होता है ये सेंटर, जिसे हम केंद्र बोलते हैं। और आप देखोगे कि जब हम प्रकाल से सर्कल बनाते हैं तो जिस साइड हम नोक रखते हैं, ठीक है, प्रकाल की, उसे हम सेंटर बोलते हैं। और जिस साइड पेंसिल की नोक होती है, ठीक है, उसे हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे लेकिन उसकी मीनिंग हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा केंद्र। ठीक है, केंद्र को हम डिनोट करते हैं ओ से और ये होती है हमारी परिधि। ठीक है, अब केंद्र से ये परिधि तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो पहले हमने यहाँ रखी होगी नो, ठीक है, तो इसका नाम ओ है, इसका नाम मैं पी पॉइंट रख देता हूँ, पी रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या होता है सर्कल में, पहले वो बता दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली छोटी चीज हम केंद्र से डिनोट करते हैं। ठीक है, केंद्र, केंद्र जिसे ओ कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है त्रिज्या, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसलिए इसे हम आर से डिनोट करते हैं और इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जब हम इस तरीके से एक पूरा राउंड चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये हमारी बनेगी परिधि। ठीक है, क्या बनेगी, परिधि बनेगी और इस परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी परिधि होती है, क्लियर, जिसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इतनी चीजें हुई कि नहीं हुई, यहाँ तक तो ये हमारा बेसिक है जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आता है एक नाम जिसको बोलते हैं छेदक। ठीक है, छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर ऑफ सेगमेंट, क्लियर, सेगमेंट, सेक्टर ऑफ सेगमेंट। ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोई एक, जैसे एक हमारा वृत्त है, इस वृत्त में कोई एक लाइन दो बिंदुओं को कट करे। ठीक है, एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन दो बिंदुओं को कट करेगी, तो एक तो इसको करेगी और एक इसको करेगी, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक्टर। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, इसकी जो हमारी डेफिनेशन होगी वो यह होगी कि किसी वृत्त के दो बिंदुओं से, किसी वृत्त के दो बिंदुओं से होकर, ठीक है, जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा
कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आप बढ़िया अच्छे से एक नोट्स बना सकते हो, नोट्स बन जाएगी तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आया था हमारा केंद्र, तो केंद्र हमारा O से डिनोट करते हैं। फिर आई थी रेडियस, तो रेडियस कैसे कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसके बाद आया है छेदक रेखा, तो छेदक रेखा क्या होती है कि जब किसी वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली क्या होती है रेखा, उसे छेदक रेखा कहते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ तक हो गया, फिर इसके बाद एक नाम आता है जिसको हम कहते हैं, अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो एक लाइन है और ये लाइन इस सर्कल को, ठीक है, थोड़ा सा टच करके निकल जाए ऐसे, ठीक है, एक लाइन है और इस वृत्त को किसी एक पॉइंट से होकर गुजर जाए, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को टच करके ये निकल रही है, ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि अगर कोई रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर, ठीक है, या स्पर्श करके निकलती है, ठीक है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, ठीक है, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन होती है। टेंजेंट लाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है कि किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा, क्या कहती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक तो देखो बेसिक है, लेकिन मैं बता दूं कि क्लास 10th में आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो वो यहाँ से होता है कि छेदक रेखा, सेक्टर ऑफ सेगमेंट की डेफिनेशन बताइए। हो सकता है कि ये आ जाए, तो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। इसके बाद यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है सबसे ज़्यादा रोल यही फॉलो करता है। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। ये दो रेखाएं ऐसी हैं जिससे कि हमारी जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सारी थ्योरम्स इन्हीं से ही रिलेटेड हैं, है ना। इस वजह से हमें इसकी परिभाषा भी हमें आनी चाहिए ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हों, ठीक है। तो देखिए इसका जब नोट्स बना लोगे ना आप, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम में रिवीजन करने के लिए। अब स्पर्श रेखा हो गया, छेदक रेखा हो गया, अब इसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो इसी में ही एक चीज़ और नोट डाल के लिख लो ताकि आप लोगों को ये स्टार बना लो, ठीक है, इसको स्टार बना के, क्योंकि ये थोड़ा सा ये पॉइंट जो होता है ना ये इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो मैं कह सकता हूं कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब देखिए स्पर्श बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है,
कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर पहले से ही नोट डाउन करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो इस मीनिंग के माध्यम से समझ सकते हो, है कि नहीं है। क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे, अब ये तो है नहीं है कि वो बोलते भी बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश हों, कहीं ना कहीं तो हिंदी यूज करते हैं ना। और देखिए बात ये है कि आप अगर इंडियन हो ना, तो इंडियन में जो मज़ा आती है पढ़ने में वो हिंदी ही लैंग्वेज में मज़ा आती है। बाकी जो इसकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश में हो, ठीक है। और बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो अगर हम हिंदी भाषा का यूज करके समझाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पर हम चलेंगे किसके लिए, थ्योरम्स में, ठीक है। अब हम यहाँ पर थ्योरम्स पर काम करते हैं। अब थ्योरम जो होती है ना, इसकी प्रमेय बहुत यूज है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो जितनी भी मैं प्रमेय थ्योरम्स बताता जा रहा हूँ, सारे थ्योरम्स आप रिवीजन करते जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो पहले मैं यहाँ पर इस जो थ्योरम्स है वो थ्योरम्स क्या कहेगी वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं एक सर्कल बना लूँगा, ठीक है। ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर होता है, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पर जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या कहती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या, या ऐसा लिख लो, इसको मैं देखकर ही लिख दे रहा हूँ। इसकी जो थ्योरम्स है क्या है कि मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, शायद एग्जाम में थ्योरम्स उसकी अलग नाम आ गया तो, है ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आप लिख लीजिएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ठीक है, होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है, ठीक है। इसको देखिए इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इंग्लिश में तो आपका दिया हुआ है ना, कि जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से अगर कोई एक रेडियस क्या हो रही है, वहाँ से रेडियस ज्वाइन हो रही है, ठीक है। तो वो जो रेडियस है और वो जो टेंजेंट है उस पर क्या होगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, वो मैं यहाँ पर डायग्राम में समझ। देखिए जो जो बोल रहा है वो मैं करता हूँ। वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, तो एक ये वृत्त है तो इसकी एक स्पर्श रेखा होगी जो एक पॉइंट से होकर गुजरेगी। तो मैं कह देता हूँ कि ये मेरा एक पॉइंट है, इधर से एक स्पर्श रेखा होकर गुजर रही है, ठीक है। तो ये चलो बहुत सही, ये गुजर गई ऐसे, क्लियर। अब ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब ये भी कहा गया है कि यहाँ जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श बिंदु से होकर गुजर रही है,
तो ये देखिए त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु से होकर गुजर रही है तो ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये बताना है। तो मैं नाम दे देता हूँ इसका कि ये मेरा ए है, ए बी टेंजेंट है, इसको हम ओ ही बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ये पी पॉइंट है मेरा। क्लियर। अब देखिए इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे के लंबवत है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो थ्योरम्स प्रूव की जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन जो हमारा दिया हुआ है वो हमें नोट करना पड़ता है, फिर इसके बाद जो प्रूफ करना है वो नोट करना पड़ता है, फिर इसके बाद अगर इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कैसे। पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है वो नोट करते हैं, ठीक है। तो दिया है यहाँ पर जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एक वृत्त, क्या होता है वृत्त, CO, R। इस तरीके से वृत्त को डिनोट करते हैं जहाँ केंद्र O है और रेडियस R है। CO, R दिया है तथा वृत्त की स्पर्श रेखा AB है, ठीक है, AB है तथा स्पर्श बिंदु P है जहां OP एक क्या है, त्रिज्या है। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं तो आपको एक सलाह दूं तो सलाह ये है कि जो गिवन दैट है ये अगर अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसे मैंने ये अपनी लैंग्वेज में लिखा है ना। अब इसको अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो इसको याद नहीं करना है, इसको क्या करना है, एक बार ऐसे समझ लेना है कि एक मेरा सर्कल दिया हुआ है, इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा दी हुई है, स्पर्श रेखा में एक बिंदु स्पर्श बिंदु P है जहां OP बराबर क्या है, एक त्रिज्या है। तो ये चीज़ें आप ऐसे अपने लाइन में भी लिख सकते हो लैंग्वेज में। फिर इसके बाद दिया है के बाद लिखना होता है सिद्ध करना है। आप क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, मैं प्रूव दैट, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध मुझे ये करना है कि जो मेरा OP है वो परपेंडिकुलर हो किसके, AB की। ये हमें प्रूफ करना होता है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे ये भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अब यहाँ पर लिखना है रचना जिसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि मैं बता दूं, तो यहाँ पर एक और लाइन लेंगे, एक और पॉइंट लेंगे जो टेंजेंट के ही किसी एक जगह होगी, ठीक है। तो मान लो मैंने एक लाइन ये रख दिया है, इसका नाम मैंने बोल दिया कि ये मेरा Q है, क्या है, Q है। अब इस Q से एक OQ एक रेखा मैं खींचता हूँ, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है भैया, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। तो ये OQ मैंने लाइन खींच दी। अब इसको थोड़ा सा मैं डार्क अगर कर दूँ तो डार्क भी कर दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइन बनाने में मुझे यहाँ वहाँ हो जाता है मेरा, ठीक। अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ जब मैंने एक लाइन निकाली है तो इस पॉइंट पर क्या किया है, टच किया है। अब इसको टच किया है तो इसका नाम दे देता हूँ मैं R, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बस मैंने इतना ही कंस्ट्रक्ट किया है कि मैंने एक टेंजेंट में Q पॉइंट लिया है, उस Q पॉइंट से O को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने में एक R ऐसा पॉइंट है जो इसकी वृत्त की परिधि को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं रचना में कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि स्पर्श रेखा AB पर
एक बिंदु Q लेकर केंद्र O से मिलाया, ठीक है, तथा वृत्त की, ठीक है, तथा वृत्त की परिधि पर OQ रेखा R बिंदु को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। OQ रेखा R बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, होकर जाती से होकर R बिंदु से होकर जाती है या से गुजरती है। ये आप बहुत अच्छे से बनाकर लिखो। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई भी थ्योरम है, उस थ्योरम को जितना अच्छे से बढ़िया अच्छे से एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, हर चीज़ अगर आप खुद से लिखोगे ना, और बस जो मेन है वो है आपका, जब हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, वो मेन होता है, तो उसको एक बार अच्छे से समझ लो, और समझने के बाद फिर उसको आप घर में अपने मन से एक बार लगा कर देखो। जब जहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर एक बार वीडियो देख लो। ये चीज़ हमेशा करते रहा करो ताकि रिवीजन होती जाए। अब देखो गुजरती है, इतना करने के बाद फिर मैं कह सकता हूँ उपपत्ति। अब ये उपपत्ति में क्या करें, तो उपपत्ति में हम ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब क्या जानते हैं मैं आपको फिर समझा देता हूँ, फिर आप भी जान जाओगे। अच्छा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि जो OP रेखा है, ये जो OP लाइन है वो मेरा क्या है, कह दोगे कि ये तो रेडियस है ना। और मैं कह दूं OR क्या है, तो कह दोगे ये भी रेडियस है। तो मैं कह सकता हूँ कि OP अगर OR के बराबर है तो ये जो इतनी लाइन एक्स्ट्रा हो गई, ये जो इतनी लाइन एक्स्ट्रा हो गई, तो ये OP से तो ज़्यादा है कि नहीं। कहने का मतलब मैं ये समझा दूं कि जो पूरी रेखा OQ है, तो ये OQ जो लाइन है, ये लाइन OP लाइन से क्या है, बड़ी है कि नहीं है। देखो कैसे, तो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ये अभी मैं और समझा दूं, पूरा मैं यहाँ डिटेल से समझा देता हूँ, फिर आराम से अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो ये जो OP लाइन है वो OQ लाइन से छोटी है कि नहीं छोटी। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये जो टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कहीं भी हम अगर रखें और उसको केंद्र O से इस तरीके से लाइन एक खिंचाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे छोटी जो लाइन होगी वो OP ही होगी। OP से बड़ी ही बाकी लाइनें होंगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से जैसे ऐसे खिंचा दो तो ये इसको टच करेगी, इसको टच करेगी, फिर ऐसे तो इसको टच करेगी, इसको टच करेगी, ऐसे करके बहुत ऐसे अगर आप बिल्कुल अगर देखो समझो, ठीक है, तो ये सिर्फ स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर होती है। तो कहने का मतलब कि वृत्त के जितने भी सभी बिंदु हैं वो बिंदु खाली रहते हैं। तो क्या होगा कि ये जब कट करेगी तो वृत्त के सभी बिंदु से कट करके जाएगी यहाँ यहाँ यहाँ, तो दो बिंदुओं से कट होगी। लेकिन ये जो OP लाइन है वो OP लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट को ही टच करेगी, जो ये होगी तो यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। लेकिन मैं बाकी जो खींच रहा हूँ तो देखो एक पॉइंट ये कट कर रही है, एक पॉइंट ये कट कर रही है, और भी होंगे तो ये ऐसे होते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी लाइन होंगी जो OP से ही हमेशा बड़ी होंगी, OP से छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पर कहने का असली मकसद ये होता है कि जो सबसे छोटी लाइन है वो OP ही है। तो हमेशा ये याद रखो कि जब कोई लाइन किसी पॉइंट को कट करती है
तो वो 90 डिग्री तब होता है जब वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर दोनों, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही पॉइंट पर कर, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ना, तो आप कह सकते हो फिर कि ये अगर हमारे इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री फिर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी के कोई दूसरी लाइन परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो वो हमेशा 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि OP हम जानते हैं कि OP सबसे छोटी रेखा है, ठीक है, रेखा है, क्योंकि रुको यहाँ से, क्योंकि AB स्पर्श रेखा पर P बिंदु के अलावा दूसरा बिंदु Q, ठीक है, Q से O की दूरी क्या है, बड़ी है। अतः OP सबसे छोटी रेखा होगी, ठीक है, सबसे छोटी रेखा होगी। अब देखिए इसी को मैथमेटिकल रूप में लिखें तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो OP है, ठीक है, या मैं पहले इस लाइन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं जो OQ है, OQ वो बड़ा है किससे, OR से बड़ा है कि नहीं है, OQ जो है वो OR से बड़ा है। अब मैं जानता हूं कि ये और ये रेडियस है, तो OR बराबर OP बराबर क्या, त्रिज्या, है कि नहीं है। अब मैं अगर ऐसा है तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो OQ है वो OP से भी बड़ा है कि नहीं है। और यहाँ पर चाहे जितने आप लाइन खींच दो, वो दो पॉइंट पर टच होकर गुजरनी है, तो वो भी इसी तरीके से होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अतः, ठीक है, अतः इससे यह सिद्ध होता है, ठीक है, अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह, ठीक है, सिद्ध होता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ठीक है, और यही हमें लेकर आना था। तो आई होप ये आपको जो प्रमेय है ये समझ में आ गई होगी। अब हम इसके अलावा दूसरी प्रमेय लेकर आएंगे। वो जो दूसरी प्रमेय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय और एक और प्रमेय है, वो दो प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वो प्रमेय करने के बाद हम इससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगाएंगे जो वो भी आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। अब देखिए अगला जो थ्योरम है वो, तो यहां लिखा है कि किसी बाह्य बिंदु, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श
रेखाओं की लंबाइयाँ, रेखाओं की लंबाइयाँ, ठीक है, लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कह सकते हैं कि एनी एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, थ्रो टू टेंजेंट लाइन, ठीक है, टू टेंजेंट लाइन आर इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल, ठीक है, ऑन एक्सटीरियर पॉइंट, ओके, ये चीज़। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पॉइंट ये है, तो एनी ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P। यहाँ से दो टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन ये है, ठीक है, अब ये यहाँ से तो कट नहीं हुई, ये कट हो गई यहाँ से, कोई बात नहीं, और एक पॉइंट है यहाँ, ठीक है, ये भी मान लो कट ही कर रहा है, ठीक है। ये दो लाइनें कट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। तो ये मान लो एक पॉइंट ये है। अब ये दो लाइनें हैं, तो दो लाइनें कौन है, स्पर्श हैं, तो इसका नाम दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B, और ये मेरा क्या है, ये हमारा सेंटर है जिसका नाम है O, ठीक। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इसकी जो लेंथ है AP और BP या PA और PB ये दोनों इक्वल होंगी। तो ये कैसे प्रूव करेंगे ये मैं बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है वो नोट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब रचना करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब हम लिखेंगे और तब समझाएंगे। तो यहाँ पर कह देंगे किसी वृत्त CO, R में दो में, ठीक है, में बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं AP तथा, या AP की जगह PA बोल दो, PA तथा PB हैं, ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो आप देखो यहाँ पर कि हमें यहाँ इसकी लंबाइयाँ प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो PA बराबर PB, ये हम प्रूव करेंगे, PA बराबर PB। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना है रचना, ठीक है, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन समझिए। तो मैं करने क्या वाला हूँ कि यहाँ पर एक A बिंदु से O बिंदु पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर ऐसे यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और ये दो लाइनें क्या होंगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी होंगी, जिसे हम रेडियस बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। और एक लाइन और ड्रॉ करूंगा, जो ये जो P पॉइंट है ना, तो इस P पॉइंट का जो कोई इस P पॉइंट को समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, इक्वल बाइसेक्ट करेगा, इक्वल कट करेगा। तो ये केंद्र O से जाएगा, ठीक है। अब ये केंद्र देखो, केंद्र O जो होता है वो सेंटर होता है बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम ये लाइन
बिल्कुल ऐसे ऐसे, तो कहने का मतलब ये एक त्रिभुज बना, ये भी एक त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हुए। लेकिन ये हमें प्रूव करना है कि ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रमेय पहली से हम ये समझ सकते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर एक, देखो ये है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये लंबवत होगा प्रमेय फर्स्ट से, और ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श बिंदु से, देखो ये अभी बताया इससे पहले हमने, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रचना। तो रचना में लिखेंगे कि एक वृत्त में स्पर्श बिंदु, ठीक है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु ए तथा बी को ओ बिंदु से क्या किया, मिलाया। क्लियर? मिलाने के बाद मिलाया तथा ओ से पी को मिलाया। ठीक है, ये चीज हो गया। अब रचना के बाद लिखेंगे उपपत्ति कंस्ट्रक्शन, उपपत्ति प्रूफ। देखिए उपपत्ति क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज POB तथा त्रिभुज POA, PAO, ठीक है, POA सही है, POA ही रहेगा, ठीक है, में। अब देखेंगे तो POB में आप कह दोगे जो OB भुजा है और जो OA साइड, ये दोनों साइड क्या है, रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो OB बराबर OA। हमें करना क्या है, इसको हमें निकालना है कि ये सर्वांग सम है। ठीक है, अगर ये सर्वांग सम है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग बराबर। कहने का मतलब इसके जो भुजाएं हैं वो सभी बराबर होने चाहिए और इसके जो कोण हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने अभी प्रूव किया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब क्या प्रूव करेंगे, अब कह सकते हैं कि ये देखिए कोण 90 डिग्री है और ये भी कोण 90, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री बनता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कोण होगा PAO बराबर होगा कोण PBO। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। कोष्टक में लिख सकते हो आप, इसको लिख देना रेडियस, ठीक है, त्रिज्या है। इसमें लिख सकते हो कि OB परपेंडिकुलर है PB के, कॉमा OA परपेंडिकुलर है किसके, PA के। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाली जो भुजा है OP साइड है वो दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ कॉमन है। क्योंकि देखिए ये भुजा इस त्रिभुज भी बना रही है, ये भुजा इसको भी बना रही है, तो ये दोनों के लिए बराबर है। तो कह सकते हैं कि जो OP है वो बराबर है किसके, OP के। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि एक हमारी थ्योरम पढ़ाई गई थी जिसमें हम सर्वांगसम कहते थे। ठीक है, तो सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट लाइन कब होती थी, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होता था, सर्वांगसम जब यहाँ पर एक भुजा, एक कोण, एक भुजा, तीनों क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अतः SAS प्रमेय से त्रिभुज कौन सा, POB सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, POA
ए के। तो अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो कह दिया कि ये त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हैं। अगर त्रिभुज बराबर हैं तो बचा कौन, बचा ये भुजा और ये भुजा, तो कह देंगे कि फिर ये भुजा भी ये इस भुजा के बराबर होगी। तो कह देंगे पी ए बराबर, यहाँ पर पी ए बराबर किसके, पी बी के आता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम कैसे हमने प्रूफ की है। ठीक है, 9th में तो पढ़ा ही होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो समझ में आ ही जाता है उनको कि वो सर्वांग सम क्या होता है। और जो बच्चे 9th भी नहीं पढ़ के आए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं, 1-2 बार और वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। जिसने सर्वांग सम के बारे में नहीं पढ़ा हो, सर्वांग सम में ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी कब, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, इस भुजा इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर हो, कोण भी फिर क्या हो, बराबर हो। तो ये भी होता है। और इसमें अगर भुजा, 2 भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हो गई तो भी सर्वांग सम होता है। ठीक है, ये थ्योरम होती है। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। और इसके पहले जो था थ्योरम, देखो अगर मैं पहली थ्योरम नहीं बताता तो क्या आपको पता चलता ये 90 डिग्री कैसे हो गया, नहीं पता चलता। तो पहली थ्योरम दूसरी थ्योरम के लिए बताई थी। अब ये जो दूसरी थ्योरम है, पहली थ्योरम है, अब आपने पढ़ लिया तो अब आपको सवाल यूं बनने लगेंगे, देखिएगा अभी। तो चलिए अब नए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके का है। तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट करते हैं। ठीक, तो लिखा हुआ है चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण BDC बराबर 110 डिग्री और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आकृति बनी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आकृति वो दिया हुआ है। तो देखिए आकृति हमारी उसी तरीके की है जैसे हमारा थ्योरम था। तो ये है, इसमें एक बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम है हमारा A पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से एक हमारी लाइन गई है जो इसको टच करके निकली हुई है। ठीक है, इसको ऐसे टच करती हुई गई है। एक और लाइन है जो इसको टच करती हुई ऐसे गई है। ठीक है, ये ऐसे गई है, क्लियर। तो इसको लाइन को थोड़ा सा अच्छे से बना लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक है पॉइंट ये, एक है पॉइंट ये, तो ये है B, ये है C। ठीक है, ये हमारा एक केंद्र है जिसका नाम O है। यहाँ से एक लाइन गई है, एक लाइन यहाँ से ऐसे गई है। ठीक है, और एक है इस तरीके से लाइन, और ये है हमारा 110 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये समझते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया एग्जाम में है। इसमें पूछा गया था कि कोण OAB की माप बताइए। OAB मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो बीच वाला होता है उसका एंगल पूछता है। तो यहाँ ठीक,
तो देखो, तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सबसे मेन काम क्या करना है, हमको ये पता है कि यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये सब 90 डिग्री के होंगे, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो जो क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ओ ए बी निकालना है। चलो ठीक है, ओ ए बी तो निकालना है, लेकिन जो दिया है वो क्या दिया है, तो एंगल बी डी सी ये दिया 110 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि ए सी तथा ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। ये लिखें क्या, ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ये लिख लेंगे कि ओ बी, ठीक है, परपेंडिकुलर है ए बी के, और ओ सी परपेंडिकुलर किसके, ए सी के है। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी ओ बराबर होगा एंगल ए बी ओ बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक आ गया समझ में। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, थोड़ी सी बात है कि अगर मैं एंगल बी ए सी बोलूँ तो बी ए सी का आधा क्या है, ओ ए बी है कि नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ओ ए बी है, ठीक है, ओ ए बी वो किसका आधा है, बी ए सी कोण का आधा है। देखो ना, ये पूरा हो गया तो ये आधा हो गया, तो आधे को क्या लिख सकते हैं 1/2। तो किसका आधा, बी ए सी का आधा ये है। तो ये हो गया ओ ए बी एंगल। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि मेरा जो ए बी ओ सी एक क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर चतुर्भुज है तब मैं कह सकता हूं एंगल हमारा यहाँ पर ए बी ओ प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी ए सी बराबर 360 डिग्री ये होता है। ठीक है, अब ए बी ओ की वैल्यू कितनी है, तो ए बी ओ अभी बताया है कि ए बी ओ 90 डिग्री है, प्लस ए सी ओ भी क्या है 90 डिग्री है, अब प्लस बी ओ सी कितना है 110 है, और प्लस एंगल बी ए सी मेरे पास नहीं है 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 360 माइनस 290 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। और आपको पता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो एंगल ओ ए बी बराबर क्या है, एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी है 70/2, तो एंगल ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 35 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक तो दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, बस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत रहेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक आप भूलते जाओगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो सर्कल से रिलेटेड हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।